हेलो वैंक्सियंस, मेरे चैनल वंचन म्यामा में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी स्टोरी द हार्टलेस बिट्रायर और एसेंट्रिक लवर का पार्ट 6। दोस्तों, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांगजी अपने चेस्ट में घाव से खून आने के बाद विंग को जिंगसी में छोड़कर सीचेन के सामने आके बेहोश हो जाता है और इधर दूसरी तरफ लानी वांगजी के साथ डुअल कल्टीवेशन की प्लानिंग कर रही थी। दोस्तों, मैंने लास्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लें, उसके बाद आपको ये पार्ट समझ में आएगा। तो आगे वांगजी के बेहोश होने के बाद सीचेन और चीफ हिलर वांगजी के बेड के पास बैठे थे। चीफ हिलर सीचेन से कहते हैं, सीनियर प्रिंस, सेकेंड प्रिंस की कोर धीरे धीरे डिस्ट्रॉय होने लगी है। फोनिक्स फीडर ने उनकी जान तो बचा ली, लेकिन क्योंकि उनके पास कल्टीवेशन पावर नहीं है, उनकी कोर एनर्जी के यूज से डिस्ट्रॉय होने लगी है। उन्होंने अपनी इंजरीज का भी ठीक से ख्याल नहीं रखा, जिससे उनकी हीलिंग पावर में भी उनकी कोर पर असर हो रहा है। मैंने दवा लगा दी है, ये थोड़ी देर में उठ जाएंगे, पर आपको जल्दी ही कुछ न कुछ करना होगा। इनकी कल्टीवेशन पार्टनर कैसी हैं? उनसे कुछ मदद मिल सकती है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा। इससे पहले कि हीलर आगे कुछ कहें, सीचन कहते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा कि डुअल कल्टीवेशन के बाद भी वांगजी की शक्तियाँ वापस क्यों नहीं आई? हीलर सीचन के जवाब से थोड़ा चौंक जाते हैं, लेकिन फिर वो कहते हैं, चीफ कल्टीवेटर की भविष्यवाणी के अनुसार तो डुअल कल्टीवेशन के बाद पावर वापस आ जानी चाहिए थी। मैं जब तक इस प्रश्न का उत्तर ढूंढूं, तब तक के लिए डुअल कल्टीवेशन ही एकमात्र हमारी उम्मीद है। तभी वांगजी, जो थोड़ी देर पहले ही जगा था, पीछे से कहता है, अगर लानी के साथ डुअल कल्टीवेशन मेरे जिंदा रहने का एकमात्र तरीका है, तो मैं मरना पसंद करूंगा। सीचन हेल्पलेसली उसकी तरफ देखता है, लेकिन वांगजी उसे इग्नोर करते हुए कहता है, मैं अपने जितने भी दिन बचे हैं उसके साथ रहना चाहता हूँ। आप जानते हैं उसकी जान को खतरा है। सारे सेक्ट। सीचन उसे रोकते हुए कहता है, वांगजी, वे प्रिंस तुमसे नफरत करते हैं। उन्होंने नी प्रिंस से शादी की। अगर तुम्हारी बात मान लूँ कि वो बच्चा उनका नहीं है, तो भी वो दोनों कल्टीवेशन पार्टनर हैं, जैसे तुम और लानी। और शायद वे प्रिंस का कोई बच्चा ना हो, पर तुम्हारा है और तुम्हारी जिम्मेदारी है वो। तुम जब तक वो बड़ा नहीं हो जाता, चाहकर भी लानी से संबंध खत्म नहीं कर सकते। उसके साथ सोल बॉन्ड की वजह से ही तुम ठीक हुए थे, और मुझे नहीं पता कि डुअल कल्टीवेशन के बाद भी तुम्हारी शक्तियाँ वापस क्यों नहीं आई। तभी वहाँ कुरैन आ जाता है और वांगजी से कहता है, क्या वो तुम्हें एक बीवी और बच्चे के साथ अपनाने को तैयार है? सारे सेक्ट मिलकर नी सेक्ट और यूनमैक सेक्ट पर हमला करने का सोच रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि दोनों सेक्ट ने हीलिंग पैट्रियार्क की मदद की है। वो तो जिन सेक्ट लीडर ने उन्हें अभी के लिए समझा लिया है, लेकिन वो ज़्यादा देर तक नहीं रुकेंगे। चीफ कल्टीवेटर ने भी आज जिन सेक्ट लीडर को अपने यहाँ बुलवाया, ताकि हीलिंग पैट्रियार्क का कुछ किया जा सके। ये बात सुनते ही वांगजी जिंगसी की तरफ जाने के लिए निकलता है। कुरैन उसे रोकते हुए एक औषधि देता है और कहता है, इससे घाव ठीक हो जाएंगे। जिंगसी जाने से पहले इसे पी लो वांगजी। उनके हाथ से औषधि लेकर वांगजी निकलने ही वाला होता है कि कुरैन अपनी तलवार उसके गले पर रख देता है। वांगजी आश्चर्य से उसकी तरफ देखता है। कुरैन दवा की तरफ इशारा करता है और वांगजी दवा पी लेता है और जिंगसी की तरफ निकल जाता है। कुरैन का सेवक उसके इशारे पर वांगजी के पीछे जाता है। इधर नी सेक्ट में नी गुस्से से स्वार्ड प्रैक्टिस कर रहा था। सेनापति वहां आते हैं तो सेवक उनसे कहता है, सेनापति कुछ करिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो सेक्ट लीडर जल्दी ही कोलैप्स कर जाएंगे। सेनापति नी की तरफ आगे बढ़ते हैं। नी अपनी तलवार उनकी गर्दन पे रख देता है। सेनापति कहते हैं, सेक्ट लीडर, अगर मुझे मारने से आपका दुख कम हो जाए तो मैं खुशी खुशी मरने को तैयार हूँ। नी की आंखों में गुस्सा और दुख साफ साफ देखा जा सकता था। वो कहता है,
उस लान वांगजी ने हमेशा उसे दुख दिया है। वो मेरा है। मैं बस अपने राज्य या अपने भाई को दिए हुए वचन के लिए उसे ऐसे वांगजी के हवाले नहीं छोड़ सकता। सेनापति कहता है, माफ करिएगा सेक्ट लीडर, धोखा तो आपने भी दिया वे प्रिंस को। क्या आप चीफ कल्टीवेटर की मेमोरी सप्रेसिंग पिल्स के असर के बारे में नहीं जानते थे? आपके पास कई रास्ते थे वे प्रिंस को अपने पास रखने के, लेकिन आपने उन्हें झूठी शादी और बच्चे की ही कहानी क्यों सुनाई? क्या आपने वे प्रिंस की आंखों में खुद को लेके हेजिटेशन नहीं देखी थी? नी कहता है, उससे मुझसे धीरे धीरे प्यार हो जाता ग। सेनापति कहते हैं, 6 सालों में मैंने तो प्यार होते नहीं देखा। आपके साथ न रहने का गिल्ट रोज बढ़ते देखा, लेकिन कभी आपके साथ रहने का फैसला लेते नहीं देखा। ऐसा लगता था आपके साथ रहने का ख्याल भी प्रिंस को अनकंफर्टेबल कर दे रहा हो। प्यार और एहसान में अंतर होता है सेक्ट लीडर। और आप मुझे बताएं, क्या देखा था आपने अपने लिए वे प्रिंस की आंखों में? लव या ग्रेटफुलनेस? नी अब जमीन पर बैठ गया था। उसके आंसू मियाज पर गिर रहे थे। उसकी नजरें नीचे झुकी हुई थी। सेनापति बैठकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहते हैं, जूनियर प्रिंस, आपका सोल वेपन आपका प्यार समझ सकता है, आपका दर्द महसूस कर सकता है, आपके प्यार के लिए लड़ सकता है, लेकिन आपको हिम्मत और रोने के लिए कंधा अभी केवल आपका ये मुंह बोला बड़ा भाई ही दे सकता है। नी अब फूट फूट कर रोने लगा था। सेनापति कहते हैं, वे प्रिंस को दोष मत दीजिएगा जूनियर प्रिंस। आपसे बेहतर ये कौन समझ सकता है कि हम फीलिंग्स के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। वो थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहते हैं, मैंने बाक्सा की मदद से जिन सेक्ट की सारी ब्लैक मैजिक सोर्सेस बंद कर दिए हैं। बस उस सूसे को पकड़ना बाकी है और सेक्ट लीडर को अपने गुनाह कबूलने वाला खत भी भेज दिया है। बस वो जल्दी ही अपने अपराध कबूल कर ले, वरना हम दूसरे प्लान पे काम करेंगे। इधर गोंगायू चीफ कल्टीवेटर के पास आता है। वो और सूसे दोनों डरे हुए थे। गोंगायू सूसे से कहता है, कहीं हमारे चीफ कल्टीवेटर के पीछे स्पाई लगाने वाली बात उन्हें पता तो नहीं चल गई ना? सूसे कहता है, ऐसा नहीं हो सकता सेक्ट लीडर। मैंने उस स्पाई को यूनमैक सेक्ट के वेश में भेजा था। उस पर सेक्ट मार्क भी ब्लैक मैजिक से बनाया था। गोंगायू आगे कहता है, ब्लैक मैजिक सोर्सेस डिस्ट्रॉय करने वाले का कुछ पता चला? और मेरे बुरे सपनों का कोई हल निकाला तुमने? तुम्हें पता है ना, मैं चैन से सो भी नहीं पाता और मेरी कल्टीवेशन पावर भी खत्म हो गई है। अगर ब्लैक मैजिक का कोई सोर्स हमें जल्दी नहीं मिला तो मैं भी तुम्हारी उस स्लट लानी की तरह डोमिनिक कल्टीवेटर बन जाऊंगा। इससे पहले कि सूसे कुछ कहे, सहायक कल्टीवेटर दोनों को अंदर बुला लेते हैं। चीफ कल्टीवेटर गोंगायू से कहते हैं, सेक्ट लीडर, कल्टीवेशन वर्ल्ड पर एक बड़ा खतरा आने वाला है। उस खतरे का कारण क्या होगा यह तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, कोई है जो लंबे समय से कल्टीवेशन वर्ल्ड और प्योर पावर्स के खिलाफ काम कर रहा है। मून गॉडेस ने भी ये टेम्पल और कल्टीवेशन वर्ल्ड और अपनी गॉडेस होने की रिस्पॉन्सिबिलिटीज छोड़कर अपने सन को चुना। अब हमारे पास आपके सिवा कोई दूसरी उम्मीद नहीं है। गोंगायू घुटनों पर बैठते हुए कहता है, मुझे खुशी होगी अगर मैं कल्टीवेशन वर्ल्ड की किसी काम आ सका। मैं अपनी जान भी देने को तैयार हूँ, लेकिन योर हाइनेस, मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं हीलिंग पेट्रियार्क और उनकी ब्लैक पावर्स का सामना कर सकूं। चीफ कल्टीवेटर टाइगर सील गोंगायू के हाथ में देते हुए कहते हैं, सेक्ट लीडर, जैसे लोहे को लोहा काटता है, वैसे ही अब हीलिंग पेट्रियार्क की ब्लैक पावर्स को हम इस टाइगर सील से ही खत्म कर सकते हैं। मुझे लगा था ईश्वर ने उस लड़के को दूसरा मौका दिया है। खून के नाते मैंने भी उसकी मदद करनी चाहिए, लेकिन कल कल्टीवेटर्स की लाशें देखकर मैं समझ गया कि वो अपनी ब्लैक पावर्स को बढ़ाने के लिए कल्टीवेटर्स की हत्या कर रहा है और उन्हें पपेट की तरह इस्तेमाल करना चाहता है। गोंगायू सूसे की तरफ देखता है। सूसे अपना सर नीचे करके एक कनिंग स्माइल दे रहा था। फिर गोंगायू चीफ कल्टीवेटर से कहता है,
आप चिंता ना करें चीफ कल्टीवेटर, इस टाइगर सील की हेल्प से मैं उस हीलिंग पेट्रियार्क और उसकी मदद करने वालों का खात्मा कर दूंगा। इधर गुसुलैंड सेक्ट में वांगजी के पीछे लानही की एक स्पाई सेविका आती है और कुरैन के सेवक पर फेंटिंग चार्म का इस्तेमाल कर उसे बेहोश कर देती है और वांगजी को, जो धीरे धीरे अपने होश खो रहा था, लेके लानही के महल की तरफ चली जाती है। बेहोश वांगजी को लानही के बेड चैम्बर में सुला दिया गया। इधर लानी जिंगसी के मुख्य द्वार पर आती है, जहां जिंगसी के सेवक उसे अंदर नहीं जाने देते। इधर विंग, जो बहुत दिनों के बाद थोड़ा एनर्जेटिक महसूस कर रहा था, अपने मन में सोचता है मेरी कोर ने एनर्जी रिलीज की है, लेकिन जब मैं प्रयास करता हूँ ये कुछ नहीं करती। वो अपने ऊपर हंसता है और अपने आप से कहता है ये सारे सेक्ट लीडर इस डर से मुझे मार देना चाहते हैं कि मेरे पास असीम शक्तियाँ हैं और यहाँ मैं अपनी ही कोर को नियंत्रित नहीं कर सकता। मेरा एनिमी मुझे उठा के ले आता है और ये शक्तियाँ कुछ नहीं करती। फिर एनिमी से उसे याद आता है कैसे वांगजी की रोब ब्लड से गीली हो रही थी और पिछले 48 घंटों से वो जिंगसी नहीं आया। फिर वो खुद को अपने मन में कर्स करता है और कहता है वे वुशियन, उसने तुम्हें जान से मारने की कोशिश की थी। और उस लानी, तभी वो बाहर से आती लानी की आवाज़ सुनता है और मेन हाउस से निकलकर गेट की तरफ जाने लगता है, लेकिन तभी एक जूनियर कल्टीवेटर उसे रोकता है। ये कल्टीवेटर मात्र 11 साल का था। वो विंग के सामने खड़ा हो जाता है और कहता है वे मास्टर, हंगुंग जुंग ने आपको बाहर जाने से मना किया है। अगर आप बोर हो रहे हैं तो मैं आपका मनोरंजन कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर विंग के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो कहता है और कैसे करेंगे आप मेरा मनोरंजन? जूनियर कल्टीवेटर नर्वस होते हुए कहता है मैं आपको कहानियाँ सुना सकता हूँ, मैं आपके लिए गा सकता हूँ, या फिर हाँ, मैं आपके लिए स्वार डांस करके भी दिखा सकता हूँ। विंग उसकी बात सुनकर हंसने लगता है। फिर उससे उसका नाम पूछते हुए कहता है क्या मैं नन्हे गुसु कल्टीवेटर का नाम जान सकता हूँ? जूनियर कल्टीवेटर शर्माते हुए कहता है लान सुजुई। आप मुझे हंगुंग जुन की तरह सुजुई बुला सकते हैं। विंग कहता है लान सुजुई, तुम मुझे किसी की याद दिलाते हो। अचानक उसकी मुस्कान गायब हो जाती है। वो कहता है किसी ऐसे की जिसे मैं प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। और उसकी आंखों से एक मोटी आंसू की बूंद जमीन पर गिर जाती है। तो दोस्तों, आज का ये पार्ट मैं यही ख़त्म करती हूँ। फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि जब तक मेरे 1K सब्सक्राइबर नहीं हो जाते मैं कोई टेक्स्ट या इमेज पोस्ट यूट्यूब पे अपडेट नहीं कर सकती। ऐसे मैं आपसे कोई सजेशन नहीं ले पाती हूँ और ना ही स्टोरी के बारे में आपको कोई प्रीवियस अपडेट दे पाती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब and take care of yourself. Thank you.